लास्ट क्लास में हम लोग अपनी आंखों की एक क्षमता के बारे में देख रहे थे कि जैसा मान लीजिए ये हमारी आंखों का लेंस है, तो ये तो आई बॉल के अंदर होता है। शांत रहो। आई बॉल जो होता है उसके सामने जो आपको दिखता है वो ब्लैक कलर का वही ना लेंस होता है। तो ये हो गया आपका आई बॉल, और यहाँ पीछे में क्या होता है? रेटिना होता है। वो जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो है रेटिना। और आपको कोई भी चीज तब दिखेगा जब आपकी आंखों का लेंस इमेज को कहाँ बनाए? रेटिना पे बनाए। ठीक है। अगर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस की तरह लाइन खींचे तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी कोई चीज इनफाइनाइट पे होता है, कहाँ होता है? इनफाइनाइट पे होता है, तो इससे आने वाली जो रेज होती हैं वो हाँ ऑब्वियसली पैरेलल ही होंगी। तो वो कहाँ जाके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगी? एग्जैक्ट रेटिना पे। इसका मतलब हुआ कि आपको ये इमेज दिख जाएगा, वो जो भी इनफाइनाइट पे चीज है दिख जाएगा। चांद सितारों को आप देखिएगा बड़ी आसानी से आपको दिख जाता है। ठीक है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अब करीब लेके आए, यानी इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर लेके आए, इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर लेके आए, तब अब जब हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आते हैं तो इमेज भी तो इधर दूर भागता है। अरे देखे थे रे हम लोग। हाँ ठीक है। तो दूर भागेगा, क्या मतलब हुआ कि अब इसे आने वाली रेस जो हैं वो कहीं वहां ना जाके कन्वर्ज करेंगी पीछे, आपको वो चीज सही से दिखेगा? धुंधला दिखेगा। तो अब हमारी आंखों के हमको ये इमेज ठीक से नहीं दिखेगा। तो अब हमारी आंखों का एक अब हमारी आंखों की एक क्षमता का यूज होगा जिसमें ये लेंस जिन मसल्स में धंसा होता है वो मसल्स इसको थोड़ा सा दबा देंगी। तो थोड़ा सा दबाएंगी तो ये मोटा नहीं हो जाएगा क्या? देखो ना, पहले से ही थोड़ा मोटा नहीं हो गया। मोटा होने से लेंस की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, वो और पहले कन्वर्ज करेगा। तो जिस रे को वो यहाँ कन्वर्ज करता था पहले, जब वो ऐसा था, ऐसा हो जाने के बाद अब वो यहाँ ही कन्वर्ज कर देगा। तो आप इसको यहाँ से ऐसे मिटा के और फिर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। अब एक काम करिए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नज़दीक लेके आइए। बोलिए जल्दी। तो और नज़दीक लेके आइएगा। इमेज एक बार फिर से दूर भागेगा ना, तो दूर भागेगा तो उसको नज़दीक लाने के लिए लेंस थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा कि नहीं? और एक बार फिर से देखा जाए तो इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना पे। यानी हर चीज हमको दिखेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो चाहे फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, दिखता तो सब ना है। तो इस वजह से दिखता है क्योंकि हमारी आंखों का लेंस लगातार क्या हो रहा है? दब रहा है। अब मान लो बाबू कि तुम नजदीक लाते 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 एक के बार तुम यहाँ लेके चले आए, बोलो काफी नजदीक लेके आ गए, वो भी काफी दब के मोटा हो जाएगा। मोटा इसलिए होगा ताकि, बोलो हाँ, उसका इमेज वो कहाँ बना सके? रेटिना पे बना सके। लेकिन उसकी भी तो एक औकात है ना दबने की, पिचक थोड़े ना जाएगा। तो ये वो जगह हो गई जिसके आगे अगर आप इस ऑब्जेक्ट को लेके जाइएगा तो अब ये नहीं दबेगा। ये सरेंडर कर चुका है, अब हम नहीं दबेंगे। इसका मतलब हुआ कि इसके आगे अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, इमेज रेटिना पे नहीं बन पाएगा। इसका इमेज कहाँ बनेगा? कहीं पीछे बनेगा। ये चीज आपको धुंधली नजर आएगी। इसको आपको याद है हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल इंसान के केस में ये 25 सेंटीमीटर होता है। इसको कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और डिनोट किया जाता है डी से। 25 सेंटीमीटर से करीब अगर आप किसी चीज को देखने की कोशिश करिएगा उतना क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा। जबरदस्ती करिएगा दिख तो जाएगा, लेकिन हल्का हल्का धुंधला दिखेगा। बात समझ रहे हो? चलो, एक चीज ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, सब बता दिया था मैंने। दूसरी बात हम लोग ये देख रहे थे कि अगर ये दो लाइंस मैंने खींची है और इन दोनों लाइंस की जो लंबाई है वो सेम है, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये भी है, तो कहने के लिए तो दोनों का लेंथ सेम है। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहां से देख रहे हैं तो आप बताइए आपको दोनों में से बड़ा कौन दिखेगा? नहीं, बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? दोनों सेम लेंथ का है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, लेकिन आपको बड़ा कौन दिखेगा?
तो ये इसलिए बड़ा दिखेगा क्योंकि ये आपकी आंख पे ज्यादा एंगल सबटेंड कर रहा है, और बाबू ये आपकी आंख पे देखो छोटा एंगल सबटेंड कर रहा है कि नहीं, ये वाला एंगल छोटा है कि नहीं, और आंखों पे सबटेंडेड एंगल को कहा जाता है विजुअल एंगल। तो बड़ा और छोटा होने का कंडीशन हमने ये देखा था कि विजुअल एंगल अगर बड़ा हो जाए तो वो चीज हमको बड़ी दिखती है, विजुअल एंगल अगर छोटा हो जाए तो वो चीज छोटी दिखती है। ये एग्जाम्पल भी हमने करके ऐसे देखा था। एक साथ अगर आप अपने इन दोनों हाथों को देखिएगा ना तो साइज में तो दोनों बराबर ही है, ये हथेली को देखना है आपको सिर्फ, लेकिन तब भी आपको पीछे वाला कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। ये आगे वाला आपको, क्योंकि इसने आपकी आंख पे बड़ा एंगल सबटेंड किया, ये आपकी आंख में छोटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये भी देखा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा था मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर जिसको डिनोट किया जाता है एम से, अच्छा है, जिसको हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मेन मकसद, सुनिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मेन मकसद बड़ा इमेज बनाना नहीं है, बड़ा इमेज दिखाना है। तो बाबू दिखना क्या साइज पर डिपेंड करता है, दिखना डिपेंड करता है विजुअल एंगल पे। यानी लेंथ बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है हमको कोई लेना देना, एंगल बड़ा होना चाहिए। एंगल डबल हो गया तो वो हमको डबल साइज का दिखेगा, एंगल ट्रिपल हो गया तो वो हमको ट्रिपल साइज का दिखेगा। इसीलिए इस केस में हमने देखा था कि अरे बीच बीच में तुम लोग क्या बोल रहे रे, मूड खराब करना चाहता है मेरा, क्या बीच में बोल रहे हो, मैं रिवाइज करा रहा हूं कि जल्दी से हम लोग आगे बढ़े। मैंने तो बहुत मन है तो बोलने का, तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ फिर तुम कि सर हम ढेर पढ़ लिए हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बाहर आना चाह रहा है। मैग्नीफाइंग पावर यानी अब इस केस में हमको लीनियर मैग्निफिकेशन से कोई मतलब, वो बड़ा बने छोटा बने है कि नहीं, उससे मतलब नहीं, एंगल बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए यहां एंगुलर मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन को भी हम लोग एम से ही डिनोट करेंगे। और आपको याद होगा जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन हुआ करता था हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ, ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। अरे एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, तो उसको बाबू हम लोग डिनोट करते कैसे पता है, बीटा से, अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसको बाबू फॉर माइक्रोस्कोप देखें ना तो हम लोग कह सकते हैं कि ये होता है, अब एंगल तो कौन सा एंगल, विजुअल एंगल ही ना, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इमेज ने कितना एंगल बनाया, जैसे मान लीजिए इमेज ने बना दिया है 8 डिग्री एंगल, कितना 8 डिग्री एंगल, तो ऊपर में हम रखेंगे 8 डिग्री है, नीचे में हमको क्या लिखना होगा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डी। याद है, पहले हम अपना पूरा औकात लगा लेंगे कि हम कितना बड़ा करके इसको देख सकते हैं, उसके बाद ना माइक्रोस्कोप का काम आएगा। हाँ, मान लीजिए कि हमने देखा यहाँ 25 सेंटीमीटर पर रख के पता चला कि ये 2 डिग्री बन रहा है, कितना, तो बताओ ना, ये जो भी माइक्रोस्कोप होगा उसने आपको कितना मैग्निफिकेशन दिया है, वो जो भी चीज होगा वो आपको 4 गुना बड़ा दिखेगा। 4 गुना बड़ा बना है चाहे नहीं बना उसे मतलब नहीं है, लेकिन वो आपको 4 गुना बड़ा दिखेगा क्योंकि एंगल 4 गुना हो गया है। क्लियर है। और हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, अरे इसको हम लोग क्या कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं बीटा बाई अल्फा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा था, बोलो ना। तो मेन मकसद तो हमारा मैग्निफिकेशन ही निकालना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप कितना मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करेगा, वो इमेज को कितने गुना बड़ा बना के दिखाएगा। तो सिंपल, जो मच्छर काट रहा है ना, है, अरे यार मैंने कल कहा था इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कहा पता नहीं, मच्छर को अगरबत्ती दिखाओगे तो भागेगा, है, उधर कोई जल रहा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं है, घर पे इसे ज्यादा काटता है। ठीक ठीक, सुनिए, सबसे पहले कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, हमारा मकसद उसका मैग्निफिकेशन ही निकालना होता है कि वो कितना गुना मैग्नीफाई कर सकता है। वो जितना गुना मैग्नीफाई करेगा उतना अच्छा माइक्रोस्कोप है, उतना ज्यादा अच्छा टेलीस्कोप है। तो उसके लिए तो हम लोगों को मैग्नीफाइंग पावर का मतलब बीटा अपन अल्फा इन्हें निकालना पड़ेगा। अल्फा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट
व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पी क्यू है। अब आप उसको यहां से देख रहे हैं और इसने आपकी आंखों पे, अच्छा पहले इसको आपको रखना कहाँ है, तो मतलब डी डिस्टेंस पे रखना है ना। तो आप देख लीजिए इसने आपकी आंखों पे कितना एंगल सबटेंड किया, उसी को आप क्या बोलिएगा, अल्फा। अब आपको याद आ रहा होगा कि हमने इसके लिए tan अल्फा निकाला था, अभी मैं नहीं निकालने जा रहा हूँ, अरे वो हम लोग कर चुके हैं, हाँ ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक नॉर्मल बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हम लोग प्यार से मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। जासूस लोग जो है वो उसका इस्तेमाल करता है, जैसे कहीं ब्लड का छींटा वगैरह पड़ा हुआ है तो वो लोग देखता है, सीआईडी में इसने देखा है, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक नॉर्मल बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हमको करना कुछ ऐसा है, शांत हो जाइए, करना कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ये इसका फोकस है ना, तो इसके फोकस के बाद हमको ऑब्जेक्ट को रखना है। अरे यार, तो फोकस के बाद ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसका रे डायग्राम बनाने तुमको आता है ना। अब एक रे को अगर तुम यहाँ से पैरेलल भेजोगे तो इसके फोकस है, इसका फोकस है, समझ रहे हो, जाएगा। और एक रे को तुम भेजोगे ऑप्टिकल सेंटर पे तो नहीं, सीधा निकल जाएगा, डाइवर्जिंग ना हो गया, उधर कहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पीछे मिलेगा, तो पीछे मिला वहां मिला, तो इसी को ना सीधा ऐसा खींच देंगे तो ये आपका इमेज बन जाएगा। इमेज बताओ सीधा है कि नहीं। और मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके अगर तुम कुछ पढ़ना चाहोगे तो सीधा ही ना पढ़ाता है, उल्टा थोड़े पढ़ाता है, यानी काम की चीज है और बड़ा भी। अब इस पर तो हमने लास्ट क्लास में बहुत चर्चा की है कि क्यों ये बड़ा दिखता है। ऐसा नहीं है कि जो दिखता है मतलब वही सही है। यहां पर सिचुएशन ये हुआ था कि क्या हुआ, आपको याद है, ये यहां पे हम लोगों ने ये जो माइक्रोस्कोप है, या यूं कहा जाए कि नॉर्मल लेंस जो है, वो बस हमको इतनी आजादी देता है कि अब हम ऑब्जेक्ट को और 25 सेंटीमीटर से पहले ला सकते हैं, ये इतनी आजादी देता है और इसी की वजह से ये बड़ा दिखता है। तो बाबू इसी को ना हम लोग बीटा बोले थे, क्या बोले थे, यहां से आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोले थे, बीटा बोले थे। लग रहा है बीटा बाद में है, कोई बात नहीं है। ये क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बताइए ये क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। अरे बोलो, चलो ठीक है। इसके बाद जब हम लोगों ने मैग्निफिकेशन निकाला था, क्या करके निकाला था, बीटा बाई अल्फा करके निकाला था। तो वो मैग्निफिकेशन एक्चुअली हमने दो केस के लिए देखा था। जो पहला केस था वो था फॉर रिलैक्स्ड आई कंडीशन। रिलैक्स आई कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि हम इमेज को कहां बना रहे हैं, ये जो इमेज बना है उसको कहां बना रहे हैं, इनफाइनाइट बन। आपको याद है उस केस में मैग्निफिकेशन आया था, चलो बताओ किसी को अगर याद हो तो, D बाई एफ आया था, बहुत बढ़िया। और एक था आपका स्ट्रेन्ड आई कंडीशन, उस केस में हम लोगों ने इमेज को कहां बनाया था, ये जो इमेज है उसको हमने D पर बनाया था, माने मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। तो वो था स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। और अगर कोई चीज D पे पड़ा हुआ उसको देख रहे हो तो उसको देखने के लिए तुम्हारी आंखों पे बहुत ज्यादा जोड़ पड़ेगा, एक्चुअली मैक्सिमम जोड़ अभी पड़ रहा होगा, वो मैक्सिमम अभी दबा होगा, है कि नहीं। तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन आया था बाबू कुछ नहीं, बस D बाई एफ प्लस 1 आया था। क्लियर है ये, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। आगे बढ़े हम, चलिए ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं। बोल रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा होता है, कैसा होता है, वर्चुअल और सीधा होता है। वर्चुअल है तो सीधा ही होगा, अब वर्चुअल तो खैर है ही। चलिए ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। बिहार बोर्ड 2021, बिहार बोर्ड 2012, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12 डायोप्टर इज। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक ठाक। अरे ये क्या दिया है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसका पावर दे दिया है कितना, 12 डायोप्टर। अरे तो पावर का मतलब होता है 1/1/f दिया हुआ है, 12 डायोप्टर। और आपको मैग्नीफाइंग पावर चाहिए
अरे बोलिए। अच्छा तो एक और बात बताओ, ये डायोप्टर का मतलब 1/मीटर होता है ना, तो जरूरत पड़ेगा तो उसका भी यूज करेंगे हम लोग। लिखिए लेते हैं, क्या दिक्कत है। 12 और इंटू ये 1/मीटर ना लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ फोकल लेंथ है इसीलिए मीटर मैंने लिख दिया है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? या तो D/F होता है, तो ये सबसे मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर हो गया। और एक और ना होता है D/F प्लस, ये हो गया मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। यहां से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, वहां से मिनिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, है कि नहीं? तो अब बच्चों ये D जो होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर ना होता है, तो सेंटी का मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻² मीटर ना। और 1/F दिया हुआ है कितना? नहीं, अरे 1/D की वैल्यू हमने लिख दी 25 सेंटीमीटर, और 1/F कितना दिया हुआ है? 12/मीटर। तो आप डायरेक्ट यहां पर रख लीजिए 12 अपॉन क्या, मीटर से मीटर कट गया। अब आप बताइए मैग्नीफाइंग पावर इस केस में कितना आ रहा है? तो 25 गुना 12 जो होगा 300, और 300 इंटू 10⁻⁻² कितना? तो 3 हो जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर इस केस में 3 आ रहा है। इस केस में बस एक जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा 3 जब आप इमेज बना रहे होंगे। अरे जब आप इमेज बना रहे होंगे, ये स्ट्रेन्ड आई कंडीशन ना है, सॉरी ये रिलैक्स्ड आई कंडीशन ना है, हाँ, और ये हो गया आपका स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। तो मैग्निफिकेशन 3 से लेके 4 के बीच में वेरी करेगा। अब आंसर कौन कौन सा है? हाँ, तो इसके 2 ऑप्शंस हो जाएंगे, 3 भी होगा और ये दोनों पॉसिबल है। अरे बोलो ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इमेज तुम कितनी दूर बनाओगे? इनफाइनाइट पे। तो उस केस में मैग्निफिकेशन मिलेगा 3। कम से कम इमेज कितनी दूर बनाओगे? 25 सेंटीमीटर पे, उस केस में मैग्निफिकेशन मिलेगा 4। अरे तो इसी के बीच में ना वेरी करेगा, ये दोनों आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। तो ये मल्टीपल करेक्ट था, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, मल्टीपल करेक्ट था ये। हाँ लगा लो, ठीक। हाँ हंगामा नहीं, इधर देखो। बताओ, डज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ लाइट यूज्ड? अरे मैग्नीफाइंग पावर कलर पे डिपेंड करता है। कितने लोगों को लग रहा है करता है? मैग्नीफाइंग पावर कलर पे डिपेंड करता है का मतलब हुआ क्या? एक ही लेंस रेड कलर के लिए कुछ और मैग्नीफाइंग पावर देगा और वायलेट के लिए कुछ और देगा। कैसे? क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है D अपॉन क्या, F। तो या इसको हम लोग D इंटू 1/F लिख दें। और हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला में पढ़ा है 1/F इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/F। बोलो याद है? और कौची के इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि अगर लैम्डा बढ़ता है तो म्यू क्या होता है? म्यू घटेगा तो फोकल लेंथ, ए बाबू रे, तो फोकल लेंथ बढ़ेगा तो मैग्नीफाइंग पावर। तो आपको नहीं लग रहा है कि लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है मैग्नीफाइंग पावर, यानी कलर पे डिपेंड करेगा मैग्नीफाइंग पावर? बोल रहा है कि जस्टिफाई और आंसर, ये सीबीएसई का सवाल है। तो यही सब हम लोग लिख के बताएंगे, अपने लैंग्वेज में लिख देंगे हम लोग, ठीक है। बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमको मैग्नीफाइंग पावर ही निकालना है, यानी मैग्नीफाइंग पावर का मतलब हुआ बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा का मतलब होता है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंस d। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट रखिए, आप अगर वहां से देख रहे हैं बोलिए ना, तो ये सेपरेशन d ही ना होना चाहिए। इसने आपकी आंख पे जो एंगल सबटेंड किया उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। और बहुत प्यार से हम लोग लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, क्या बताइए? tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा PQ डिवाइडेड बाई, अगर आप डायरेक्ट d लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको माइनस d लिखिए, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज निकल के जाएंगे वो तो इधर ना जाएंगे, और आपको इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए इधर ना जाना पड़ेगा। अरे बोलो ना, हाँ, तो इसीलिए मैंने माइनस लिख दिया।
अब एक बात बताओ, माइक्रोस्कोप से देख रहे होगे तो हाथी तो नहीं ना देख रहे होगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा चींटी देख रहे होगे। अभी एक पता नहीं कहाँ कोई कंपटीशन हुआ था, फोटोग्राफी कंपटीशन, उसमें चींटी का जो सर है उसी का फोटो किसी ने, हाँ मतलब माइक्रोस्कोपिक लेंस का यूज करके खींचा है, एकदम राक्षस की तरह दिख रहा है ना, वही जीता भी है, 1 नंबर उसी को मिला है। ठीक है, तो मान लो कि तुम कोई चींटी देख रहे हो, तो क्या लग रहा है, चींटी तो बहुत बहुत छोटी चीज है, तो छोटी चीज है तो अल्फा भी तो बहुत छोटा होगा, और अगर अल्फा बहुत छोटा होगा तो हम 10 अल्फा को सिर्फ अल्फा लिख सकते हैं, और ये एल इसको ही बोल रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ देखिए, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई माइनस, हंगामा नहीं करिए ना, चुप हो जाइए, ऐसा हो जाएगा। अब सुनिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह के और जल्दी से आगे बढ़िए, इक्वेशन नंबर 1 कह के जल्दी से आगे बढ़िए। और अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 गो लेंस होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ इसमें 2 गो होता है। तो एक, अच्छा हाँ इसको अल्फा बोला जाएगा, ठीक है, एक लेंस यहाँ है, दूसरा लेंस यहाँ है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए एक ही प्रिंसिपल एक्सिस नहीं यूज होगा, बोलिए ना, चलिए ठीक है, इसके सेंटर को O बोल दिया जाए, इसके सेंटर को, हाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर है O, इसका ऑप्टिकल सेंटर है O डैश, ऐसा है, समझ रहे हो। अब हम क्या करते हैं, इस वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इस वाले लेंस को, वजह यह है ना कि ये वाला लेंस होता है ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना होता है, इधर ही कहीं रखना होता है। ऑब्जेक्ट को आपको कहीं इधर ही रखना पड़ता है, तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ वाला लेंस है इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑब्जेक्टिव। और आप देखते तो कहीं इधर से ना है, ये आंख है आपका, हाँ ठीक है, मोतियाबिंद हो गया, इसीलिए इसको आईपीस बोला जाता है। अब आराम से रे डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसको, इसके फोकस और मैंने F और 2F के